जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुक्मणी प्रकाशन पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम देखेंगे 20 जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। इसका पीडीएफ के लिए आपको रुक्मणी प्रकाशन लाइव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया है वह है कि मेक्सिको की बेले फोक लोरिको के लिए कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अमाला अकीनेनी, जतिन गोस्वामी, अलरमेल बल्ली और मृणालिनी साराभाई। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 मृणालिनी साराभाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई की बात करेंगे तो एक आपकी भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, कोरियोग्राफर है और आपका प्रशिक्षक भी हैं। इसके अलावा इनका जो संबंध है आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। इसके अलावा इनको 1992 में आपका पद्म भूषण अवार्ड जो कि मिला था। 1992 में पद्म भूषण अवार्ड तो मिला ही है, साथ में आपका 1965 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा जो जतिन गोस्वामी है, इनका संबंध की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका सतरिया नृत्य से है। सतरिया जो कि दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, जिसको सन 2000 ईस्वी में आपका इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अलरमेलवल्ली की बात करेंगे तो इनका भी संबंध आपका भरतनाट्यम से ही है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अमाला अक्कीनेनी का संबंध किससे है, यह आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं। तो एक से अधिक कोशिका से बने जीवों को आपका बहुकोशिकीय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुकोशिकीय, ठीक है। बहुकोशिकीय वो जीव होते हैं जो एक कोशिकीय जीवों के विपरीत होते हैं, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका मतलब जो एक कोशिकीय जीव होगा वो कितनी कोशिकाओं से बना होगा। तो एक कोशिकीय जीव आपका, जैसा कि नाम में ही आपका ये इसका आंसर छिपा हुआ है कि एक कोशिका से है जो कि आपका बना होगा, ठीक है। तो एक कोशिका से बना हुआ जीव को एक कोशिकीय और एक से अधिक कोशिका से बना हुआ जीव को हम लोग बहुकोशिकीय के नाम से है जो कि जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। तो गेहूं उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से नहीं है, ठीक है, आपसे पूछा गया है नहीं है, ठीक है। तो नहीं है में आपका क्या राइट आंसर हो सकता है, आप लोग अनुमान लगाइए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब है जो कि देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पंजाब ऑप्शन में दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिया गया है, गोवा दिया गया है और आपका हरियाणा दिया गया है, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचिएगा तो आप पाइएगा कि जो गेहूं है उसका जो उत्पादन होता है उसके लिए जो जलवायु चाहिए वो दोस्तों आपका गोवा में इस तरह की जलवायु आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गेहूं उत्पादन के लिए जो तापमान होना चाहिए आपका तेज धूप के साथ कितना डिग्री होना चाहिए, तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो कि होना चाहिए, वो भी आपका बुआई के समय जब इसको बोया जाता है, ठीक है। फिर आपका जब पक जाता है, पकने के बाद इसका जो कटाई होता है उस समय जो आपका तापमान होना चाहिए वो आपका 21 से 26 डिग्री के मध्य में होना चाहिए। तो इस तरह का जो तापमान है गोवा में देखने को नहीं मिलता है। इस तरह का तापमान आप उत्तर भारत में देखेंगे, पंजाब में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे। इसके अलावा गेहूं उत्पादन के लिए जो वर्षा चाहिए वो वर्षा आपका 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का वर्षा है जो कि चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो गेहूं उत्पादन होगा किस मिट्टी में होगा, तो अच्छी तरह से सूखा हुआ उपजाऊ दोमट और चिकनी दोमट जो कि गंगा सतलुज मैदान के किनारे पाया जाता है, उस मिट्टी में आपका जो गेहूं है उसका उत्पादन बहुत अच्छा से होता है। इसके अलावा गेहूं उत्पादक में शीर्ष राज्यों की बात करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश है वो आपका फर्स्ट स्थान पर आता है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड स्थान पर बात करेंगे तो सेकेंड स्थान पर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। थर्ड स्थान पर बात करेंगे तो थर्ड स्थान पर दोस्तों आपका पंजाब आता है और आपका फोर्थ स्थान पर आपका आता है हरियाणा, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपका हरित क्रांति आपका हुआ था 1966 ईस्वी में, जो कि 1966 से लेकर 1968 तक का जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का पहला चरण था, उस समय आपका गेहूं के फसल के विकास में ही योगदान जो कि ज़्यादातर दिया गया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1877 में वायसराय लिट्टन ने डैश को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था, ठीक है। तो 1877 में जो वायसराय लिट्टन था उसने, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन जो कि किया था। साथ में
लिट्टन ने इनको केसर हिंद की उपाधि दी थी। इसका मतलब होता है भारत की महारानी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्यप्रणाली से संबंधित है। तो कल हमने आपके 25 भाग को कल हमने बहुत विस्तार पूर्वक से देखा था। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, आप लोग चाहिएगा वीडियो के सेक्शन में, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भाग 5 है। ठीक है, यानी कि जो भाग 5 है वो आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और उनके कार्यप्रणाली से संबंधित है। ठीक है, तो भाग 5 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 5 के तहत हम लोग संघ को पढ़ते हैं। संघ के तहत हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधानों का, उनके प्रणालियों के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके शक्ति हैं, प्रक्रिया है, संगठन है, अधिकार क्षेत्र हैं, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो वो आपका 124 से लेकर 147 तक का जो अनुच्छेद है वो आपका इससे ही संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो देखिए पिछला बार जब आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उस समय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा है जो कि किया था, तो वहाँ से आपके प्रश्न जो कि पूछे गए थे। ठीक है, लेकिन सौभाग्यवश है कि राहुल गांधी जी ने इस बार भी आपके एग्जाम से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जो कि आपका कर रहे हैं वर्तमान समय में। ठीक है, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करेंगे तो राहुल गांधी ने किस राज्य से किस भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है किस राज्य से शुरू किया है। ठीक है, तो इन्होंने ये यात्रा आपका मणिपुर से शुरू किया है, तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे और डीप में जाएगा तो मणिपुर की उस जिला का नाम पूछेगा कि किस जिला से मणिपुर में आपके राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरू किया है, तो मणिपुर में एक आपका स्थान है थौबल। ठीक है, थौबल जिला से इस यात्रा को राहुल गांधी ने शुरू किया है। कब किया है, तो 14 जनवरी को किया है। इस बात को भी याद रखिएगा, अभी हाल ही में किया है 14 जनवरी 2024 को। ठीक है, इस दौरान राहुल गांधी जी आपका 6000 किलोमीटर की यात्रा है जो कि तय करेंगे। कुल 67 दिन का समय है जो कि इनको लगेगा। ठीक है, तो मणिपुर से लेकर मिजोरम तक का यात्रा है जो कि करेंगे। पिछला बार जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक का यात्रा है जो कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत किया था। तो इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत मणिपुर से मुंबई तक का यात्रा है जो कि करने वाले हैं, जो कि अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नैतिक दबाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति के तहत गुणात्मक उपकरण भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरणों का एक सेट है। ठीक है, जिसके तहत नैतिक दबाव है जो कि आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या है। ठीक है, तो पहली महिला महानिरीक्षक की बात करेंगे तो इनका नाम है आपका एनी अब्राहम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका एनी अब्राहम हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। रिजर्व बल के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारी को प्रमोट कर महानिरीक्षक यानी कि आईजी बनाया गया था। आईजी सीमा ढूंढिया को सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर का नेतृत्व करने का जिम्मा मिला था। वहीं आईजी एनी अब्राहम रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ का नेतृत्व है जो कि इनको करने का नेतृत्व प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कार, कपड़े, चॉकलेट जैसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती है वो कहलाती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सार्वजनिक वस्तु, पूंजीगत वस्तु और निजी वस्तु और महंगी वस्तु। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि निजी वस्तुएं। ठीक है, जो कार, कपड़ा, चॉकलेट जैसी वस्तुएं जो आपके सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती है वो आपका निजी वस्तु कहलाती है। निजी वस्तु की बात करेंगे तो निजी वस्तु वो वस्तु होती है जिनका स्वामित्व उस समूह या व्यक्ति तक सीमित होता है जिसने अपने उपभोग के लिए वस्तु को खरीदा हो। एक निजी वस्तु को किसी और के साथ साझा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे उपयोग या उपभोग करने के अधिकारों के हस्तांतरण के साथ बेचा जा सकता है। निजी वस्तु के उदाहरण में आपका भोजन हुआ, कपड़ा हुआ, कार हुआ, ठीक है, चॉकलेट हुआ। इस तरह की वस्तुओं को हम लोग निजी वस्तुओं के श्रेणी में है जो कि रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय खेल 2023 के 37वें संस्करण भारत के राष्ट्रीय खेल 2023 के 37वां संस्करण किस राज्य में हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल तो इसकी बात करेंगे तो इसका 37वां संस्करण आपका गोवा में आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा।
पिछले बार भी आपका राष्ट्रीय खेल से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। तो 37वां संस्करण आपका गोवा में हुआ है 25 अक्टूबर से लेकर आपका 9 नवंबर के मध्य में, ठीक है, 9 नवंबर के मध्य में यहाँ ये आपका खेला गया था। फर्स्ट स्थान की बात करेंगे तो फर्स्ट स्थान पर आपका था महाराष्ट्र, इसको भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र ने टोटल 228 पदक अपने नाम किए थे। 228 पदक में आपका जो गोल्ड था वो आपका 80 था। इसके अलावा जो रजत यानी कि सिल्वर था वो आपका 69 था, और आपका जो ब्रोंज यानी कि कांस्य पदक था वो आपका 79 था। इसके अलावा सेकंड नंबर पर बात करेंगे तो सेकंड नंबर पर आपका सर्विसेज था, ठीक है, सर्विसेज की बात करेंगे तो इसने टोटल 126 पदक है जो कि अपने नाम किया था। 126 पदक में आपका 66 पदक है जो कि गोल्ड था, 27 पदक की बात करेंगे तो सिल्वर था, और 33 पदक की बात करेंगे तो ब्रोंज था। इसके अलावा तीसरा स्थान की बात करेंगे तो तीसरा स्थान पर आपका था हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा ने टोटल आपका 192 पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा 62 पदक इन्होंने स्वर्ण जीता है। इसके अलावा 55 पदक आपका इन्होंने सिल्वर जीता है, और 75 पदक है जो कि इसने ब्रॉन्ज है जो कि अपने नाम किया था। इसके अलावा फोर्थ स्थान की बात करेंगे तो फोर्थ स्थान पर फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश था, इसको भी याद रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो इसने टोटल 112 पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा फिफ्थ स्थान की बात करेंगे तो फिफ्थ स्थान पर था आपका केरल की बात करेंगे तो केरल ने टोटल 87 पदक अपने नाम किया था, ठीक है। इस टेबल को याद रखिएगा। इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा कि किसने सबसे ज़्यादा गोल्ड यानी कि सोना जीता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा सोना है यानी कि गोल्ड है वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है, तो 80 पदक, तो इसको भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सोना 37वां राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने जीता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सिल्वर की बात करेंगे तो ये भी महाराष्ट्र ने जीता है, और सबसे ज़्यादा ब्रोंज की बात करेंगे तो ये भी आपका महाराष्ट्र ने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में आपातकाल का उद्घोषणा केवल डैश के द्वारा ही होता है, या उद्घोषणा केवल डैश ही कर सकता है, ठीक है। तो भारत में जो आपातकाल लगाया जाता है, अब तक भारत में 3 बार आपातकाल है जो कि लगा है, यानी कि इमरजेंसी जिसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। तो भारत में जो आपातकाल लगाने का जो उद्घोषणा है केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है भाई। भारत में जो राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की जो घोषणा है आपका 3 कारण इसमें दिया गया है। पहला बाह्य आक्रमण, दूसरा आपका सशक्त विद्रोह, और आपका आसन खतरे के आधार पर संपूर्ण देश या देश के किसी विशेष हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत जो कि लगाया जा सकता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, और 360 के तहत आपका वित्तीय आपातकाल है जो कि लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो सुमंग लीला उत्सव की बात करेंगे तो सुमंग लीला जो उत्सव है ये दोस्तों आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक क्या है, नृत्य उत्सव है। इसमें महिला कलाकारों की भूमिका पुरुषों के द्वारा महिला थिएटर समूह के मामले में पुरुष पात्रों का मंचन महिला कलाकारों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वर्ष 2017 में सुमंग लीला में सॉन्ग कंपम हेमंत को उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वह इस कला के लिए पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे, इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका सामवेद है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद आपका चारों वेदों में सबसे छोटा है। इसके अलावा ये हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है, ठीक है। टोटल 4 वेद हैं, चारों वेदों का नाम यहाँ पर आपको लिखा गया है। एक आपका ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है और चौथा अथर्ववेद है, ठीक है। वेदों का जो रचयिता है या जिसे संकलन कर्ता माना जाता है महर्षि वेदव्यास को माना जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, इसमें बात करेंगे तो 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है जिन्हें ऋचा भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें आपका 10 मंडल है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा आपका बात करेंगे कितनी ऋचाएँ हैं, तो आपका ये 10,462 आपका ऋचाएँ हैं, ठीक है। तो 1028 मंडल, 1028 क्या सूक्त,
10 मंडल और आपका 10,462 ऋचाएं। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। इसके अलावा सामवेद, सामवेद की बात करेंगे तो ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संग्रह है और इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। संगीत का जन्म भी सामवेद से ही हुआ है। इसके अलावा अर्थवेद की बात करेंगे तो ये तंत्र मंत्र, रोग निवारण, जादू टोना इत्यादि का संग्रह है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यजुर्वेद की बात करेंगे तो यह यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह, यश यज्ञ, यश यजुर्वेद आपको याद रखना है। यजुर्वेद की विशेषता यह है कि यह गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो पूछा गया कि गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल में क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है। तो गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल में जब आपका गरज के साथ भारी वर्षा की घटना होता है तो इसे काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि काल वैसाखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में गर्म मौसम के कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान है, जिसमें से आपका एक काल वैसाखी है जो कि आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे आम्र वर्षा का। तो आम्र जो वर्षा है, ठीक है, आम्र वर्षा आपका केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होने वाली एक आम घटना है। इसके अलावा लू की बात करेंगे तो लू उत्तर भारत में, दिल्ली में, बिहार में, यूपी में होने वाली आपका एक गर्म हवा के साथ बहने वाली हवा है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भावा कल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है। तो भावा कल्पम की बात करेंगे तो भावा कल्पम का संबंध आपका कुचिपुड़ी से है। तो इसका राइट आंसर आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसी प्रकार सतरिया के बारे में बात करेंगे तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा उड़ीसा का है। और मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो मोहिनीअट्टम आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 दिसंबर 2023 को कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो 25 दिसंबर 2023 की बात करेंगे तो ये जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है ये आपका 9 वर्ष पूरा कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 9 वर्ष इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब शुरू किया गया था, तो ये दोस्तों आपका 2014 में शुरू किया गया था 25 सितंबर के दिन, यानी कि 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम है जो कि शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य निवेश, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा सर्वोत्तम विनिर्माण बुनियादी सुविधाएं सृजित करना है। इसके अलावा मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश के 27 विभिन्न सेक्टरों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि टांकना इसका राइट आंसर हो जाएगा। टांगना जिसे कि इंग्लिश में हम लोग ब्रेजिंग के नाम से जानते हैं। ब्रेजिंग एक धातु जोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु की वस्तुएं को पिघलाकर और एक भराव धातु को जोड़ में प्रवाहित करके जोड़ा जाता है, जिसमें भराव धातु का गलनांक निकटवर्ती धातु की तुलना में सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक के लोगों को शामिल किया जाता है। तो जब हम लोग साक्षरता दर की गणना करते हैं तो उसमें आपका 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष की आयु या उससे अधिक लोगों को ही शामिल किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। भारत का जब जनगणना होता है तो साक्षरता दर जो निकल के आता है वो आपका 15 वर्ष से अधिक या 15 वर्ष से अधिक लोगों को ही उसमें शामिल किया जाता है। तो बात करें भारत की साक्षरता दर का 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत का साक्षरता दर आपका 74.04% था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला आपका राज्य था केरल और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था आपका बिहार। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना चला था आपका टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था, जैसा कि इसका जिक्र हम लोग पहले के वीडियो में कर चुके हैं। पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1951 में शुरू हुआ था और 2017 तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। 5 वर्षों का योजना था। एक पहला वाला 1951 से 1956 तक चला था, दूसरा वाला 1956 से 1961 तक चला था, तीसरा वाला आपका 1961 से 1966 तक चला था। इसके वाला जो लास्ट जनगणना लास्ट जो पंचवर्षीय योजना था 2012 वाला 12वीं पंचवर्षीय योजना वो आपका 2012 से लेकर 2017 तक है जो कि चला था। ये जो योजना का जो अंतिम अनुमोदन करता था वो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि ऑप्शन नंबर ए
इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा ही किया जाता था। इसका जो स्थापना है राष्ट्रीय विकास परिषद का, इसका स्थापना आपका हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया था, योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करती थी। ठीक है, और यह अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर यह सरकारी योजना बन जाती थी और उसका प्रकाशन कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो अर्जुन पुरस्कार का जो शुरुआत है आपका 1961 में किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 1961 हो जाएगा। टोटल कितने लोगों को दिया गया था, तो टोटल उस समय आपका 20 लोगों को दिया गया था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसा कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला की बात करेंगे तो पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी आपका मीना शाह। ठीक है, जिनका संबंध मीना शाह थी, जिनका संबंध किससे था, तो बैडमिंटन से था। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहले खिलाड़ी की बात करेंगे तो पहले खिलाड़ी कौन थे, तो पहले खिलाड़ी का नाम था वो था आपका सलीम दुरानी। ठीक है, सलीम दुरानी पहले खिलाड़ी थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किससे था, क्रिकेट से था। ठीक है, ये जो अर्जुन पुरस्कार है आपका खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि 4 वर्षों तक विभिन्न उत्कृष्ट खेलते हैं, यानी कि अच्छा खेलते हैं। इसके अलावा एक आपका होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका विभिन्न क्रिकेट खिलाड़ियों के कोचों को दिया जाता है। ये पुरस्कार का शुरुआत आपका 1985 में हुआ था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 20 प्रश्न, उससे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।